Evening everyone. So this is our 7th lecture of partial differential equation, and today we will start our next chapter, that is chapter 2nd. So today we will discuss about first order linear partial differential equation with its example, and then discuss Lagrange's linear equation and working rule to find its solution. So let's start. Let's start chapter 2, that is first order linear partial differential equation. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं. उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हो. इस चैप्टर में बेसिकली हम यही करेंगे. सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? पार्शियल होनी चाहिए. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने का मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए एटलीस्ट एक, और पार्शियल डेरिवेटिव इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो सबसे पहले वो इक्वेशन पार्शियल होनी चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देन वो इक्वेशन आपके पास लीनियर होनी चाहिए. लीनियर होने का मतलब क्या होगा कि उस इक्वेशन में जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 हो सकती है. दैट मीन्स कौन कौन से आपके पास टर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं. z हो सकता है बट इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए. कर्ली z बाय कर्ली x हो सकता है, मतलब इसकी जो पावर है डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए. कर्ली z बाय कर्ली y इस टाइप से टर्म हो सकती हैं, या कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर, ऑब्वियसली इसकी पावर 1. कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर, इसकी पावर 1, एंड सो ऑन. इस टाइप से टर्म इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो वो होगी लीनियर. बट यहाँ पर एक और चीज है, फर्स्ट ऑर्डर. उसका ऑर्डर होना चाहिए 1. दैट मीन्स अगर ऑर्डर 1 है तो आपके पास कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं हो सकती. सेम ये इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और इससे हायर ऑर्डर की जितनी भी टर्म है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती. दैट मीन्स इक्वेशन में z की पावर 1 इन्वॉल्व हो सकती है, कर्ली z बाय कर्ली एक्स इन्वॉल्व हो सकता है, और कर्ली z बाय कर्ली y इन्वॉल्व हो सकता है. और इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव में से एटलीस्ट एक तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए. तो वैसी इक्वेशन को आप कहोगे कि वो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, कर्ली z बाय कर्ली एक्स प्लस 2 कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू z. ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल्स टू 3. ये भी आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि z और कर्ली z बाय कर्ली y इन्वॉल्व होना चाहिए. नेक्स्ट x माइनस ए कर्ली z बाय कर्ली x प्लस y माइनस बी कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू z माइनस सी. ये भी आपके पास एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. एग्जाम्पल, सॉल्व दिस इक्वेशन. ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है. दैट मीन्स आपको u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से. तो सबसे ईजिएस्ट वे होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन. तो आप इसको इंटीग्रेट करके यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. बट हर क्वेश्चन में इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं हो पाता है, तो अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे. तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो. तो पहले इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कर्ली u बाय कर्ली t इक्वल्स टू e की पावर माइनस t cos x. ये हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, मुझे पहले x रिमूव करेंगे हम, x वाला डेरिवेटिव, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. बट जब आप डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आप t को कांस्टेंट रखते हो. सिमिलर जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हम फिर से t को कांस्टेंट रखेंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे कीपिंग t कांस्टेंट. t को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है यहाँ पर. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी आपके पास, कर्ली u बाय कर्ली t इक्वल्स टू, क्योंकि इंटीग्रेट किया हमने तो x वाला डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा इंटीग्रेशन से. यहाँ पर आपके पास e की पावर माइनस t cos x dx. देन e की पावर माइनस t को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से. e की पावर माइनस टी cos x का आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा sin x. प्लस आपको यहाँ लिखना होता है कांस्टेंट. ये करते हैं हम इंटीग्रेट जब कर रहे हैं तो यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं. बट यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हम बता सकते हैं कि कांस्टेंट कैसा होगा. देखिए, अगर आपके पास ये होगा, सपोज कर्ली u बाय कर्ली t इक्वल्स टू e की पावर माइनस टी साइन x प्लस से t स्क्वायर है. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे t स्क्वायर है,
मैं इसको करती हूँ डिफ्रेंशिएट, इसलिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, करली यू बाय स्क्वायर करली एक्स करली टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप ऑब्वियसली टी को कांस्टेंट रख रहे हो, पार्शियली डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। तो यहाँ ई की पावर माइनस टी एज इट इज, साइन एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स प्लस, अब टी को तो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0। दैट मीन्स कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपके पास बन गई है। मतलब जैसे कि हमारी गिवन इक्वेशन थी, जो आपके पास फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है वो भी कुछ इस टाइप की ही है। इसका मतलब जब आपने इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट के प्लेस, अगर कांस्टेंट होगा तो वो भी टी के फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं जो ये कांस्टेंट है ये यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन होगा टी का। कांस्टेंट होता अगर मतलब 2, 3 ऐसे कुछ वैल्यू होती तो वो उसको भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन है टी का, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सो इस कांस्टेंट के प्लेस पर आप लिखोगे क्या, एक फंक्शन होगा टी का, क्योंकि आपने जब उसका डेरिवेटिव लिया होगा तो वो 0 हो गया होगा। सो ये एग्जाम्पल के लिए था, एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू जरूर नहीं है, टी स्क्वायर कुछ भी हो सकती है, टी का कोई भी फंक्शन। तो अब आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ गई है, करली यू बाय करली टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस फंक्शन ऑफ टी। जरूर नहीं आपको फाई टी लिखना है, एफ टी जी टी जो आपकी मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो अब अभी भी यू की वैल्यू नहीं आए तो इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे हम दोबारा से, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आप x को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t dt प्लस यहाँ फाई टी डी टी प्लस। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जो फंक्शन है, अभी अब जो हमने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने मान लिया था फंक्शन ऑफ टी आएगा। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी आप ले रहे हो इंटीग्रेट, तो यहाँ आप लिखोगे कि फंक्शन आएगा कोई एक्स का, तो आपकी मर्जी आप कोई भी लिख सकते हो, यहाँ फंक्शन आएगा एक्स का कोई भी फंक्शन। सो ये आपके पास हो जाएगा u इक्वल्स टू साइन एक्स इंटीग्रेशन से बाहर ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस, इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमें फाई टी की वैल्यू नहीं पता, ये भी एज इट इज। ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी एंड विद नेगेटिव साइन साइन एक्स एज इट इज प्लस। अब ये आपके पास क्या होगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कोई फंक्शन आएगा टी का, क्योंकि पूरा का पूरा टी का फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करने के बाद भी टी का फंक्शन ही आएगा। तो मैंने अभी इसे लिख दिया कि ये फंक्शन आएगा कोई टी का, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल एफ टी से, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, प्लस ये एज इट इज। तो ये हमारे पास है यू की वैल्यू, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन है जो हमें फाइंड करना था गिवन इक्वेशन का। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। सो व्हाट इज लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन? अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की होनी चाहिए कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस Q इंटू Q इक्वल्स टू R। यहाँ पर जो स्मॉल p एंड स्मॉल q है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P रिप्रेजेंट कर रहा है करली z बाई करली x को एंड स्मॉल q रिप्रेजेंट कर रहा है करली z बाई करली y को। और एक और कंडीशन है जो ये p q r है, कैपिटल P Q R, ये फंक्शन होने चाहिए x y z की। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप की है, p इंटू करली z बाई करली एक्स प्लस q इंटू करली z बाई करली y इक्वल्स टू r, यहाँ पर p q r ये सारे के सारे फंक्शन है x y z के, तो क्लियरली ये जो इक्वेशन होगी ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी। एंड वन मोर थिंग, ये इक्वेशन आपके पास लीनियर है बट इन z नहीं, लीनियर होगी इन p एंड q। ये इक्वेशन z की बजाय p एंड q में लीनियर होगी, मतलब जो आपने लीनियर की कंडीशन वहाँ पर z पर लगाई थी कि z और उसके पार्शियल डेरिवेटिव का मैक्सिमम ऑर्डर मैक्सिमम डिग्री 1 होगी और वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे एक दूसरे से, वही सेम कंडीशन यहाँ पर लगेंगी p एंड q पर कि जो दैट मीन्स करली z बाई करली एक्स एंड करली z बाई करली y, इनकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 होगी, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती है एंड ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, मतलब लीनियर की वही कंडीशन अब p और q पर लगेंगे। तो इस टाइप की हम इक्वेशन को कहेंगे लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। सो क्लियरली यहाँ पर z पर कोई कंडीशन नहीं है, z यहाँ पर p
पी की जब पी की वैल्यू है वो फंक्शन एक्स वाई जेड का, दैट मीन्स जेड वहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, क्यू में भी जेड प्रेजेंट हो सकता है, आर में भी जेड प्रेजेंट हो सकता है, और जेड की डिग्री कोई भी डिग्री हो सकती है, क्योंकि कंडीशन जेड पर नहीं है यहाँ पर। तो जेड मल्टीप्लाई भी हो सकता है करली जेड बाई करली एक्स और करली जेड बाई करली वाई से, या उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, हमने ये जो डेफिनेशन है ये हमने जर्नली ली है कि z यहाँ पर फंक्शन है एक्स वाई का, उसके बेसिस पे ली है। अगर यहाँ पर z की जगह कोई और फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे करली z बाई करली एक्स की बजाय वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। यही सेम हमारे पास 3 की कंडीशन होगी। अगर z आपके पास सपोज जो हम यहाँ पे z है वो 3 वेरिएबल पर डिपेंड करता है। सपोज z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन जो आपके पास जर्नल इक्वेशन है लैग्रांजेस इक्वेशन वो क्या होगी, p इंटू यहाँ पे करली z बाई करली x प्लस q इंटू करली z बाई करली y प्लस यहाँ पर कोई और आप फंक्शन लिख दो से s इंटू करली z बाई करली t इक्वल्स टू r। सेम यहाँ पर क्या होगा, p q s जो आपके पास हैं ये आपके पास फंक्शन होंगे x y t एंड z के एंड r भी। सो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी हमारी डेफिनेशन अगर हमारे पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा कम या फिर कोई और वेरिएबल है। बट इन जनरल हम कंसीडर करते हैं कि z फंक्शन है x एंड y का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 अगर आप चेक करो तो ये आपके पास प्रेजेंट करली z बाई करली x ये p है, तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, x माइनस वाई p प्लस y माइनस जेड q इक्वल्स टू z इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो अगर आप चेक करो यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू है, दिस इज कैपिटल P, x माइनस वाई फंक्शन है एक्स वाई का, ये आपके पास कैपिटल Q है और ये आपके पास कैपिटल R है, ये सारे के सारे फंक्शन है एक्स वाई जेड के। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में अगर हम चेक करें फिर से आपके पास इसी फॉर्म की है, P इंटू कैपिटल P माइनस Q इंटू Q इक्वल्स टू R। यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू है Z, Q की वैल्यू है माइनस जेड एंड R की वैल्यू है x प्लस वाई, ये सारे के सारे फंक्शन है एक्स वाई जेड के। सिमिलरली इक्वेशन थर्ड में कैपिटल P की वैल्यू है z इंटू एक्स प्लस वाई, कैपिटल Q की वैल्यू है z इंटू एक्स माइनस वाई एंड ये वैल्यू आपके पास है R की। इक्वेशन फोर्थ में अगर हम चेक करें तो कैपिटल P की वैल्यू है 1, कैपिटल Q की वैल्यू है -2 एंड R की वैल्यू है दिस 3x स्क्वायर साइन ऑफ 2x प्लस वाई। तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपके पास एग्जाम्पल है लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के। तो आपको बेसिकली सिर्फ कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो वो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है, वेयर p q r आपके पास क्या होंगे, फंक्शन होंगे x y z के। सो वर्किंग रूल टू सॉल्व लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपके पास स्टेप क्या होगा, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर कंपेयर करके कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल P इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, P 10x प्लस Q 10 बाई टेंजेंट y इक्वल्स टू टेंजेंट z। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है दिस वन, इससे कंपेयर करेंगे और हम कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो कैपिटल P की आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से टेंजेंट x, कैपिटल Q की वैल्यू आपके पास आएगी टेंजेंट y एंड कैपिटल R की वैल्यू आएगी टेंजेंट z। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, कंपेयर करके कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करना। उसके बाद हमारा स्टेप 2 होगा लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये आपके पास होगी dx डिवाइड बाय p कैपिटल P, dy डिवाइड बाय कैपिटल Q इक्वल्स टू dz बाय कैपिटल R। ये आपके पास है लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टेप सेकंड होगा इसे लिखना। इसे आप कैसे लिखोगे, dx इक्वल्स टू p की वैल्यू जो भी आपने कैलकुलेट की है कैपिटल P की, दैट इज टेंजेंट x, वो यहाँ पर आप लिखोगे टेंजेंट x इक्वल्स टू, उसके बाद dy डिवाइड बाय जो आपने कैपिटल Q की वैल्यू कैलकुलेट किया दैट इज टेंजेंट y इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, देन dz डिवाइड बाय कैपिटल R की जो वैल्यू कैलकुलेट किया है टेंजेंट z। तो ये आपके पास है लैग्रांजेस ऑक्सिलरी
इक्वेशन। तो सेकेंड स्टेप हमेशा आपका यही होगा कि आप लिखोगे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आफ्टर राइटिंग लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो सकता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई हो सके। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको उस टाइम कौन सा मेथड यूज़ करना है, दोनों ही करेक्ट होंगे। सो सबसे पहला इसके पास सबसे ईजिएस्ट जो मेथड है वो आपके पास है। सो फर्स्ट मेथड इज ग्रुपिंग मेथड। ये सबसे ईजीएस्ट, सबसे ईजी मेथड है सॉल्व करने का। सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि हम दोनों का यूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड का। एंड फोर्थ वन इज मल्टीप्लायर मेथड। मल्टीप्लायर मेथड फर्दर कुछ हम बोल सकते हैं दो टाइप में कैटेगराइज हमने किया है। सो इन जो हमारे पास ये मेथड है ये हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, हम अपने एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इन सबका हम यूज करेंगे। सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ग्रुपिंग मेथड के बारे में। ग्रुपिंग मेथड में क्या होगा, जो आपके पास ये तीन रेशोज हैं, फर्स्ट वन इज dx डिवाइड बाई 10x, सेकेंड रेशो है dy बाई 10y एंड थर्ड रेशो है dz बाई 10z। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करना होता है, जस्ट किसी भी दो को इक्वल लेके हमें उसे फर्दर सॉल्व करना होता है। तो अगर तीन रेशोज हैं वो आपस में इक्वल है तो आपकी मर्जी, आप किसी भी दो जिनसे हमारा सॉल्यूशन हो जाए, जिनसे हमें इंटीग्रेट कर पाए, उन दो को इक्वल लेके हमें फर्दर सॉल्व करना होता है इक्वेशन को। सो ग्रुपिंग मेथड में आप क्या करोगे, किसी भी दो को आपको कंसीडर कर लेना है। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया dx बाय 10x इक्वल्स टू dy बाय 10y, मैंने ये इन दोनों को कंसीडर कर लिया। तो आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपने जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देनी है दोनों तरफ। तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले इसको टेंजेंट को हम 1/10 को हम लिख सकते हैं कोट एक्स dx इक्वल्स टू 10y dy। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन की है क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो अगर आपको डेरिवेटिव को रिमूव करना है तो क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कोट का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा log sin x और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin y। बट साथ में आपके पास यहाँ क्या होगा, एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, हम उसे लिख लेते हैं log a। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, log sin x माइनस कांस्टेंट को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी दोनों को आप दूसरी तरफ ले जाइए, इक्वल्स टू log a। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, log sin x डिवाइड बाय sin y इक्वल्स टू log a। तो यहां से आप बोल सकते हो a की वैल्यू क्या है, sin x डिवाइड बाय sin y। तो यहां से मैंने एक कांस्टेंट फाइंड किया दैट इज a और उसकी मुझे वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही मुझे एक और कांस्टेंट चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे a कांस्टेंट है, ऐसे ही मुझे एक और कांस्टेंट चाहिए होगा, से हमने b कैलकुलेट किया। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, बाकी दो किसी रेशो को इक्वल लेके। से मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड रेशो को इक्वल लिया था, आप सिमिलरली अगर से सेकंड और थर्ड रेशो को आप इक्वल कंसीडर करके जब सॉल्व कर रहे हो, इक्वल तो वो है ही, उसको कंसीडर करके उसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट b इक्वल्स टू sin y डिवाइड बाय sin z। कुछ इस टाइप से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने एक और कांस्टेंट फाइंड किया। तो बेसिकली हमें कोई भी जब हम मेथड अप्लाई करेंगे तो वहां से हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करके। जब भी इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको दो कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होंगी। तो यहाँ से दो कांस्टेंट आपको मिलेंगे a एंड b। ये हम सारे बाकी क्वेश्चन में करेंगे, अब बस आपको जर्नल समझा रही हूँ कि मैं जर्नल सोल्यूशन कैसे लिखने वाली हूँ इसका। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर अब इनको जो आपके पास लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको सॉल्व करके, किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करके दो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और कांस्टेंट की वैल्यू किस टाइप की है, देखो एक्स वाई जेड के फंक्शन की टर्म्स में है। दैट मीन्स आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आप इन जनरल क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो a और b है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड के। दैट मीन्स स्टेप थर्ड आपका क्या है कि आपको सॉल्व करना है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को, जो आपके पास 4 मेथड है या कोई और मेथड अगर हम इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करें, उससे आपको बस इसको सॉल्व करना है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को। तो वहां से आपको दो कांस्टेंट मिलेंगे जो क्या होंगे, फंक्शन होंगे एक्स वाई जेड का। तो इन जनरल हम लिखते हैं हमें दो कांस्टेंट मिलेंगे। पहला हमने जो कांस्टेंट लिखा वो है a और दूसरा कांस्टेंट मुझे मिला है b। एक इसका फंक्शन आएगा एक्स वाई जेड का, किसी का भी हो सकता है। सो मैंने लिख दिया कि a इज अ फंक्शन, ये u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को। a इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड b इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो v
जो b है वो फंक्शन है, तो यहाँ पे जो v है रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को। सो स्मॉल b इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो उसके बाद आप जर्नल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्व कर लिया, यहाँ से 2 कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, उसके बाद सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। स्टेप 4 में आप लिखोगे जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन हम 2 वे से लिख सकते हैं। या तो आप लिख दो फंक्शन ऑफ uv इक्वल्स टू 0, मतलब जो u और आपका v आया है वो यहाँ पुट कर दोगे, इक्वल्स टू 0 लिखोगे फंक्शन की फॉर्म में, तो वो आपका जर्नल सॉल्यूशन होगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ u, या आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब जो आपके पास u और v की वैल्यू है आपको जस्ट इस फॉर्म में पुट करनी है, इन 2 में से किसी भी फॉर्म में पुट करनी है, तो वो आपकी जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो जो अभी मैंने यहाँ मेथड डिस्कस करे थे, ये 4 मेथड, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसी में हम ये यूज करते रहेंगे, तब मैं आपको उनको डिटेल में बता दूँ।